गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी वितान की बुक से पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जूझ। इसके लेखक आनंद यादव जी हैं। तो आइए देखते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है और इस पाठ का सारांश समझते हैं। जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही उद्धृत किए गए हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1990 में से सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे हुए गवई अर्थात ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे स्वयं कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आइए आगे देखते हैं। एक दिन जब लेखक सात कंडे थापने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था, तो वह माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु माँ भी आनंदा यानी लेखक के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग वे सभी काम खत्म हो गए हैं जो मैं कर सकता था, इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती। चूंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनकी कोई भी बात मान लेते थे, इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला जाने का रास्ता खोल सकते हैं। रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि वह यानी पिता सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा दादा यानी पिताजी के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ी खुशी से दादा दत्ताजी राव के बाड़े में जाते हैं। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहीं चला जाता है। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक कहता है जी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते। दत्ताजी ने दादा पर खूब गुस्सा किया। तू लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। यह जो दादाजी कहा गया है वहां पर पिता को वह संबोधित कर रहा है लेखक। अंत में दत्ताजी आनंदा यानी लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा मेरे यानी आनंद के पाठशाला जाने पर मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे पाठशाला जाना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना, छुट्टी होते ही सीधे खेत में आना और जब खेत का काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि आदेश भी देते हैं। आनंदा दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। उसका मन आनंद से उमड़ रहा था, परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं, हाँ अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का जो भूत सवार है मुझे मालूम है, बलिष्ठ नहीं होने वाला है तो। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगता है। आगे देखिए। अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर शुरू हो गया। वह गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था,
खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से अब उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को अधिक अच्छी लगती थी। वह इस मार को भी मजे से सहन कर रहा था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। आनंदा की 5वीं कक्षा में उसकी पहचान के 2 लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने बस्ते में ले गया, लेकिन वे अब पुरानी हो चुकी थी। आनंदा की कक्षा में एक शरारती लड़का चहवाड़ भी था। वह सदा आनंद की खिल्ली उड़ाया करता था। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता है। इतने में मास्टर जी आ गए और गमछा टेबल पे ही रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई और उस दिल धक धक करने लगा। मास्टर को जब यह पता चला कि यह शरारत चहवाड़ ने की है तो वह उसे खूब लताड़ते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। वे प्रायः छड़ी का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कमर में भूसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला लेकिन बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। यह बसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी। परंतु फिर भी मास्टर जी की कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा पहले से ही ज्यादा पढ़ाई करने लगा था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे थे। वह वसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। फलस्वरूप आनंदा और वसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में नवसांदेलकर मराठी के मास्टर भी थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें रम जाते। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थीं। वे कविता सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे। वे स्वयं भी कविता लिखा करते थे। जब मास्टर जी ने अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें तल्लीनता के साथ सुना करता था। वह अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, आदि गति और रस का आनंद लेता था। आगे देखिए, जब आनंदा खेत में काम करता था तो भी मास्टर जी के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता था। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगा था। पानी से क्यारियां कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में वह कविताएं गाकर नाचता भी था और अभिनय भी करता था। अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता भी सुनाई थी। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे। वे अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि खेतों और गांव के दृश्यों को देखकर कविता लिख सकता है। वह भैंस चराते धराते फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी कर कविता लिखने लगा। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे। मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सभी बातें उसे मास्टर जी की ओर
और नजदीक ले आई। अब वह शब्दों के नशों में डूबने लगा था। तो आपने देखा कि किस तरह से लेखक ने अपनी आत्मकथा जूझ नामक इस कहानी में हमें समझाई है और बताया है कि पाठशाला जाने में उसकी कितनी रुचि थी और उसके पिताजी को उसका पाठशाला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दत्ताजी राव और अपनी माता के सहयोग से वह विद्यालय पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और हमारे सामने एक महान लेखक के रूप में प्रस्तुत होता है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।